टेलीग्राम चैनल जो कि स्टार्ट टर्की से हुआ, लेकिन उसके बाद रूट किया गया नॉर्थ कोरिया से, पर कंजम्पशन भारत के उत्तर प्रदेश में हो रहा था। बड़ी अजीब सी परिस्थिति थी, किसी ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया। एक आईबी के शार्प अधिकारी ने इस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व किया, और उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद जो शुरुआत हुई वो एक ऐसी लड़ाई की थी जिसमें कोई बंदूक नहीं थी, कोई बारूद नहीं था, कोई असला नहीं था, लेकिन एक प्रिसिशन और एक साइलेंट लड़ाई थी। फरवरी 2025 एक रूटीन स्कैन के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक टेक्निकल सर्वेलेंस डिवीजन के अधिकारी ने अपने दिल्ली के ऑफिस में बैठे हुए एक बहुत ही अजीब डिजिटल लेवल पर अजीब सी गतिविधि होते हुए ऑब्जर्व करा। उसने देखा कि एक टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है रूहे इस्लाम 1453, उर्दू टेलीग्राम चैनल है। इसमें बार बार बहुत सारा मटेरियल भारत की ओर आ रहा है। उसने पहली बात तो कुछ उर्दू के एक्सपर्ट्स बुलाए, मटेरियल को डाउनलोड करवाया, मटेरियल की फाइल्स खोली। उन फाइल्स में किसी प्रकार की कोई हेट स्पीच नहीं थी, किसी प्रकार का कोई ऐसा मैसेज नहीं था कि जिससे ये दिखे कि ये कोई टेररिज्म कंटेंट है, पर एक स्लो लेवल पर साइकोलॉजिकल वॉर थी। और ये स्लो लेवल की साइकोलॉजिकल वॉर को जब आईबी के कुछ उर्दू एक्सपर्ट्स ने पढ़ा तो मालूम चला कि यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस लिखे हैं जैसे कि आप भारत को बिलोंग नहीं करते, आपकी सरजमीन भारत नहीं बल्कि खलीफा है, कैलिफेट की टेरिटरी है। आईबी के कुछ उर्दू एक्सपर्ट्स ने जब इन फाइलों को और जांचा पड़ताला तो मालूम चला कि उनके अंदर अल-अक्सा मस्जिद की फ़ोटो जो कि जेरूसलम में है, उस मस्जिद की फ़ोटो के नीचे कुछ मैसेजेस। इसके बाद और जांचा पड़ताला तो मालूम चला कि फ़िलिस्तीन के झंडे, उन झंडों के नीचे मैसेजेस, सुल्तान अर्दोगान की फ़ोटो, उस फोटो के साथ कुछ मैसेजेस। एक स्लो लेवल पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, स्लो लेवल पर एक साइकोलॉजिकल पॉइजन। भारत के अंदर ये कंटेंट बार बार आ रहा था। लेकिन जब इस आईबी के अधिकारी ने टेक्निकल सर्वेलेंस डिवीजन के कुछ एसेट्स का प्रयोग करके इसके ओरिजिन पॉइंट को जाना तो उसने देखा कि पोंगैंग के ओबोनॉग आईएसपी के सर्वर से ये स्टार्ट हो रहा है। अब उसको एक चीज़ तो समझ आ गई कि अगर ये नॉर्थ कोरिया से इमर्ज हो रहा है तो इसकी जांच पड़ताल करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आज ये बात सब जानते हैं कि यदि कोई मटेरियल नॉर्थ कोरिया से आता है या कुछ भी चीज़ नॉर्थ कोरिया से रूट होती हुई आती है तो वो नॉर्थ कोरिया की नहीं, किसी और अन्य देश की है जो कि वहाँ से सिर्फ रूट हो रही है। वो एक स्ट्रेटेजिक लॉन्च पैड है बाकी अन्य देशों के लिए जो अपने इस प्रकार के कंटेंट को थर्ड पार्टी से रूट करते हुए दूसरे देशों में डंप करते हैं। आईबी के अधिकारी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिमाग में आइडिया आया। उसने कहा कि ठीक है, अगर ये आ चाहे प्योंगयांग से रहा है, आ चाहे ये नॉर्थ कोरिया से रहा है, आने दीजिए, लेकिन ये कंज्यूम तो भारत में हो रहा है। उसने इस भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि हो रही थी उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि ये चीज़ कैसे हुई, बट उस आईबी के अधिकारी ने कुछ हफ्तों की सर्वेलेंस के बाद एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जितना भी कंटेंट ये आता है टर्की से दिखता हुआ कि वहाँ से रहा है लेकिन नॉर्थ कोरिया से रहा था, उसका कंजम्पशन एक जगह पर बहुत स्पेसिफिक हो रहा था, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। बिजनौर में बार बार कोई इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को खोल रहा था, कोई व्यक्ति उस चैनल से कुछ फाइल्स को डाउनलोड कर रहा था, और कोई ना कोई डिवाइस पर वो पूरे के पूरे फाइल्स को डाउनलोड करके रखा जा रहा था। आईबी के अधिकारी ने इसी बैक ट्रैक को पकड़ा। उसने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को बेसिकली मैप किया। मैप करने के बाद एक पूरी ट्रेल खुल गई। जब ट्रेल खुली तो मालूम चला कि ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के पास दियोबंद एक इलाका है जहाँ पर स्पेसिफिकली एक मदरसा है, उस मदरसे के बाहर इन मैसेजेस को बार बार डाउनलोड किया जा रहा है। अब आईबी का काम ये था कि इस चीज़ के ऊपर कुछ गतिविधि की जाए, लेकिन किसी भी चीज़ की भनक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा ही कम्युनली सेंसिटिव मामला भी था। इस कॉन्टेक्स्ट में आईबी ने अपने एक महत्वपूर्ण एसेट को जो ऑलरेडी बहुत लंबे समय से सहारनपुर में था उसको एक्टिवेट किया। एक यूनानी डॉक्टर जुबैर, फिक्टिशियस नाम है, ओरिजिनल नहीं बोलूँगा, उनको एक्टिवेट किया गया। ये व्यक्ति बड़े लंबे समय से उस पर्टिकुलर इलाके में यूनानी मेडिसिन प्रोवाइड करता था। ये मेडिसिन प्रोवाइड करते करते उसने आसपास के मदरसों के बच्चों को दवा देना, उनको हेल्थ लेवल पर देखरेख करने के तहत बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना रखे थे। और अपने ही दवाखाना के ऊपर उसने एक अपना छोटा सा एक कमरे का घर बना रखा था, उस घर में वो रहता था। उसको जब एक्टिवेट किया गया कि कुछ इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं, आपको इस मदरसे के अंदर जाना होगा जो कि दियोबंद के पास है और दियोबंद के अंदर है। अब ऑब्जेक्टिव ये था कि उस मदरसे में कैसे घुसे, क्योंकि मदरसे में जाकर वहाँ पर रहने के बाद ही ये पता चलेगा कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है।
क्योंकि सिग्नल्स वहीं से आ रहे थे, क्योंकि सारी फाइल्स डाउनलोड वहीं हो रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में इस आईबी के अधिकारी ने, जो कि उस समय देवबंद सहारनपुर में था, एक तरकीब अपनाई। उत्तर प्रदेश में अक्सर कई घर आप जानते हैं कच्चे घर बने हुए हैं, गंदी क्वालिटी के मटेरियल के बने हुए हैं, ढह जाते हैं, गिर जाते हैं। इसी प्रकार से उस आईबी के अधिकारी ने एक तरकीब लगाकर अपने घर को ढहा दिया। जैसे ही घर ढहा, जाहिर सी बात है अब वो बेघर हो गया। जैसे ही बेघर हुआ, आसपास के बहुत सारे लोगों ने बोला, आप घबराते क्यों, मदरसा में जाके रह लो, जब तक आपको घर नहीं बनता, जब तक कुछ दिनों तक आपको छत नहीं मिलती, वहाँ रह लो। चाहिए भी यही था, हुआ भी वही। वो बंदा मदरसे में गया, वहाँ रहना चालू किया। जैसे ही उसने मदरसे में रहकर वहाँ पर देख रेख करनी चालू करी, उसने रात को एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि रोज़ रात जब बच्चे सोने चले जाते थे, उस समय उनको सोने नहीं दिया जाता था, उनको एक स्पेशल कमरे में ले जाया जाता था। वहाँ पर उनको कुछ प्रकार के लेक्चर्स दिए जाते थे। उनके हाथ में कुछ ऐसे फ़ोन्स थे जिनमें कुछ VPN सर्वर्स इंस्टॉल्ड थे। उनको वहाँ पर लेक्चर्स खास करके सुनाए जाते थे नूरुद्दीन यिल्दीज़ नाम के एक व्यक्ति से। ये नूरुद्दीन यिल्दीज़ नाम का व्यक्ति आईबी के अंदर एक ऑलरेडी प्रोफाइल्ड व्यक्ति था, जो कि एक रेडिकल स्पीचेस देने के लिए टर्की में रिस्पॉन्सिबल है, जिसका कंटेंट आज की डेट में कश्मीर में भी पाया गया है। इसके साथ साथ जब उसने उस कमरे में जाकर वहाँ बैठने की कोशिश करी, आंख बंद करके आराम करने की कोशिश करी, आसपास कुछ पड़े हुए कागज़ों को हटाने की कोशिश करी, तो देखा कि वहाँ पर कुछ वीज़ा एप्लीकेशंस कतर के भी पड़े हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे कागजात भी पड़े थे जहाँ पर एक बड़े मिस्टीरियस से डोनर का नाम लिखा था, जो कि उस मदरसे के अंदर उसकी छत रिपेयर करने के लिए कुछ पैसे सरप्राइजिंगली इस्तांबुल से भेज रहा था। पैटर्न धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। इसी दौरान जब वो मदरसे में व्यक्ति रहता था, जब उसने इस पैटर्न को धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू करा, एक दिन बहुत भारी भरकम इशू हो गया। एक दिन कैलीग्राफी की क्लास चल रही थी, लोगों को, बच्चों को मदरसे में कुछ लिखना सिखाया जा रहा था। उस समय ये व्यक्ति भी, क्योंकि इसके पास अपना घर था, ना कोई पर्टिकुलर काम था, मदरसे में बैठकर बच्चों के साथ ही वो भी लिख रहा था। वहीं पर उसी समय एक बच्चा उठ के इसके पास आया और उसने बोला कि क्यों डॉक्टर साहब, आपकी तो जो हैंड राइटिंग है, आपकी जो ये लिपि जिसको आप लिख रहे हैं, ये तो किसी भी प्रकार से हमें तुर्किश टाइप की लिपि तो नहीं दिखती। माहौल एकदम टेंस हो गया। उस समय सब लोग चुप हो गए, लेकिन उस माहौल में इस अधिकारी को मालूम था क्या करना है। उसने चुपचाप शांतिपूर्वक तरीके से उस लड़के के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला कि बेटा, मैं तुर्की का नहीं, मैं तो अमरोहा का हूँ। पूरा कमरा एकदम से हंसी में फूट चुका, माहौल लाइट हुआ। लेकिन उस अधिकारी को दिल में ये बात पता थी कि वो बहुत क्लोज आ चुका था कि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती थी, लेकिन ये मामला बच गया। उस व्यक्ति ने वहाँ पर रहकर बहुत लंबे समय तक पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करी। इस इन्फॉर्मेशन के बाद उसने एक चीज़ ये भी ऑब्जर्व करी कि वहाँ पर 2 बड़े मौलाना हैं जो आज की डेट में इस पूरे के पूरे नेक्सस को वहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब गेम था कि इन मौलानाओं का कुछ करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चिट्ठी उस मदरसे पहुंची। चिट्ठी में बताया गया कि जामा मस्जिद की तरफ से एक माइनॉरिटी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जा रही है, रोहिणी में, और दोनों मौलानाओं को बुलाया गया। उन मौलानों ने सोचा कि हमें दिल्ली जाना चाहिए। जब उनको दिल्ली जाना था, उन्होंने बच्चों की देखरेख के लिए इसी डॉक्टर साहब को बोला, आप थोड़ा देखिएगा, हम आते हैं। दोनों मौलाना दिल्ली की ओर रवाना हुए। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे, उनको रोहिणी में जामा मस्जिद कॉन्फ्रेंस वालों की तरफ से एक होटल में बुकिंग कराई गई थी। उस होटल में वो पहुंचे, अपने आईडी कार्ड जमा करे। उसके बाद उस होटल के बाउंड्रीज के बाहर ये दोनों मौलाना कभी नहीं दिखे, क्योंकि वो आईबी का एक सेफ हाउस था जो कि एक होटल के रूप में था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौलानाओं के साथ तो इंटरोगेशन हुई, उनके साथ जो कार्रवाई होनी थी वो हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मीनवाइल अगर हम बात करें देवबंद में उस मदरसे की, तो वहाँ पर चंद दिनों के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस आया। पंचायत की तरफ से नोटिस आया कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन पहली बात तो वक्फ ज़मीन भी नहीं है जिसके ऊपर ये मदरसा बना है। फिर पंचायत के ऑफिस ने एक और नोटिस भेजा कि ये ज़मीन जो है, ये सरकारी ज़मीन है जिसके ऊपर इलीगली ये मदरसा बना है। फिर यूपी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से एक चिट्ठी आई कि ये मदरसा जो बना है, इस मदरसे का तो रजिस्ट्रेशन तक जो है यूपी के रिकॉर्ड्स में नहीं है। और एक हफ्ते के बाद बुलडोज़र पहुंचा। बुलडोज़र जब पहुंचा तो मदरसे को रेज़ किया गया, तोड़ा गया। तोड़ने के बाद सबसे बड़ी बात यह थी कि जितने भी बच्चे थे उनको वहाँ से निकाल कर, उनका रजिस्ट्रेशन कर कर, उनके डिवाइसेस छीन कर उनको डी रेडिकलाइजेशन सेंटर में भेजा गया।
कुछ दिनों के लिए उनको डी रेडिकलाइजेशन सेंटर में रखकर उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक तरीके से डी रेडिकलाइजेशन का पूरा जो कैंपेन होता है, पूरी की पूरी जो कार्रवाई होती है वो की गई। इसके बाद एक चीज़ तो तय थी कि ना वो मदरसा बचा, ना वो मौलाना उसके बाद कभी दिखाई दिए, और बच्चों की डी रेडिकलाइजेशन के ऊपर कार्य शुरू हुआ, उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और उनको एक रजिस्टर्ड मदरसे में डाला गया। इसके तहत भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक बहुत ही साइलेंट, एक बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रकार की जो भारत के अंदर एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, उस आइडियोलॉजिकल वॉर को बेसिकली अनफोल्ड किया, उसको कंप्लीटली तोड़ा। ये जो नेटवर्क था, ये जो टेलीग्राम चैनल था, इन सब के ऊपर कंप्लीट बैन लगाया गया। इनकी एंट्री खास करके जो डिजिटल लेवल पर हो रही थी उस पर रोक लगाई गई। जो भी लूपहोल्स थे उनको प्लग किया गया। इसके साथ साथ जब ये पूरी कार्रवाई हुई, इसमें कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई यहाँ पर पब्लिसिटी नहीं हुई, कोई यहाँ पर मीडिया नहीं आई, किसी को कोई मेडल नहीं मिले, कोई न्यूज़पेपर में हेडलाइन नहीं बनी, कोई यहाँ पर चिल्ला कर न्यूज़ कवरेज नहीं हुई। लेकिन एक आईबी का अधिकारी था जिसने इसको दिल्ली से और जिसने इसको सहारनपुर से मैनेज किया था। दोनों आईबी अधिकारियों ने जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुली मैनेज किया, इसको मैनेज करने के बाद अपने नए असाइनमेंट पर चले गए। इस प्रकार से भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने देश के अंदर एक जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही थी उसको इस तरीके से रोका। नया असाइनमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण था, नया असाइनमेंट बहुत ही दिलचस्प भी था। सुनना चाहोगे तो कमेंट में बताना, अगली वीडियो उसी पे बनाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको पता चला कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो किस प्रकार से, जब आप दिन में अपना काम करते हैं, रात में एक चैन की नींद सोते हैं, कुछ अधिकारी हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर आपके लिए ये सब करते हैं। आप कहते हो कि देश आपके लिए क्या करता है, आपको पता भी नहीं है कि आपका देश आपके लिए क्या करता है। इसलिए देश के ऊपर कभी सवाल उठाने से पहले इस चीज़ को सोचिएगा कि अगर आप आज रात को चैन की नींद सो पा रहे हैं तो कुछ ऐसे अनसेड वॉरियर्स हैं, साइलेंट वॉरियर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं और उनके काम की वजह से आप आज चैन की नींद ले पा रहे हो, चैन से अपना व्यापार, अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपना रोजगार कर पा रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।